नमस्कार दोस्तों, गमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में और समय के बारे में। इनके अंदर अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है, मानक समय क्या होता है, स्थानीय समय क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अक्षांशों से। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश अक्षांश क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल है, तो अक्षांश की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। विषुवत रेखा के, अब सबसे पहले ये समझ लें कि विषुवत रेखा क्या होती है। क्या होता है कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री अक्षांश बोला गया है। क्या बोला गया है? 0 डिग्री अक्षांश। यह सिर्फ एक काल्पनिक रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, भूमध्य रेखा अर्थात ये 0 डिग्री का जो अक्षांश है वो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। पृथ्वी का सबसे उत्तरी जो भाग है इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और पृथ्वी का जो सबसे दक्षिणी भाग है इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में जो पृथ्वी का भाग स्थित है उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी ध्रुव तक उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिण की ओर कुल 90 कितनी 90 समानांतर रेखाएं खींची गई इस प्रकार से। ये यहाँ पे मैंने दर्शाया आपको, ये 0 डिग्री रेखा है, इसके उत्तर में समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में भी समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं और दक्षिण की ओर कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं, और एक 0 डिग्री अक्षांश स्वयं है। तो इस प्रकार से कुल कितनी 181 समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी एक याम्योत्तर के किसी भी स्थान पर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 90 + 90 + 1 = 181 अक्षांशीय रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाएं, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 181। लेकिन आपसे प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशीय वृत्त, तो फिर आपका उत्तर होगा 179। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु की तरह हैं, ये सर्कल नहीं बनाती हैं। वृत्त
नहीं निर्मित करती हैं, इसलिए इन दोनों को हटाकर 181 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 179। कुल अक्षांशीय व्रतों की संख्या 179 है। आइए थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लें इसके संबंध में कि क्या होता है। अक्षांशीय रेखाएं जो हैं इन्हें अंश, डिग्री और मिनट में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? किसमें नापा जाता है? अंश, डिग्री और मिनट में नापा जाता है। ठीक है। अक्षांशीय रेखाएं जो हैं, अक्षांशीय रेखाएं कुल कितनी बताई मैंने? 181 अक्षांशीय रेखाएं, जिनमें से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी है, तो आपका प्रश्न आपका जो उत्तर होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि पृथ्वी अपने मध्य भाग पर विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर सबसे अधिक चौड़ी है। इसकी आकृति बिल्कुल एक गोले की तरह ना होकर ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है, इसलिए इस प्रकार से चपटी हुई, इसलिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक होती है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी रेखा है। ठीक है। या फिर आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत कौन सा है, तो भी आपका जवाब होना चाहिए कि 0 डिग्री, 0 भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांशीय व्रत सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत है। ठीक है। अब आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली तो यही हो गई हमारी 0 डिग्री। 0 डिग्री के पश्चात दूसरी जो महत्वपूर्ण, इसमें बना देते हैं आपको, 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री के पश्चात जो महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा है वो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों रेखाएं सूर्य की किरणों के लंबवत चमकने की अंतिम सीमा रेखा है, अर्थात इन दोनों रेखाओं के बाद उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, इनके पश्चात सूर्य की किरणें कभी भी वर्ष में लंबवत नहीं चमकती हैं। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। सूर्य यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। एक और बात जो आपको जान लेनी चाहिए, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र स्थित है, ये जो क्षेत्र स्थित है, ये इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस कारण यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश हैं वो है 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री। क्या है? 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री के बाद ये 66.5 डिग्री। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अर्थात कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त, ये जो दो क्षेत्र निर्मित हैं, ये कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र, इन्हें हम क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके पश्चात जो 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त से लेकर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री है, तो 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त से उत्तरीय ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? शीतकटिबंध। यहाँ हमेशा शीतकटिबंध। यहाँ पर क्या होता है? 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। कैसे? जब सूर्य उत्तरायण होता है उस समय 6 महीने का दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है और 6 महीने की रात दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो 6 महीने का दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है और 6 महीने की रात उत्तरी गोलार्ध में इन कटिबंधों के बीच पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि पहली बात तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं ये हमेशा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, हमेशा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। दूसरी बात, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी 111 किलोमीटर, अर्थात एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच कोई से दो अक्षांश ले लो, जैसे कि मान लो 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी अगर
पूछे जाए तो क्या होती है, तो हमेशा दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, जियोइड है, ना कि पूर्ण गोलाकार नहीं है, इसलिए क्या कम होती जाती है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पॉइंट के रूप में मिलती हैं। ठीक है, और अगले पॉइंट पे आते हैं, देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। देशांतर क्या होते हैं? देशांतर क्या होते हैं? ये हमारी पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, ये दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल। ठीक है, तो उत्तरी पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अभी हमने देखा था 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रहा था। इसके अलावा और कोई दूसरा अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में विभाजित नहीं कर रहा था। इसके विपरीत प्रत्येक देशांतर, कोई सा भी देशांतर ले लो, प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दो भागों में विभाजित करता है। लंदन के, इंग्लैंड में एक शहर है लंदन, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकलने वाले अक्षांश को 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीएमटी भी बोलते हैं, या फिर इसे मानक देशांतर भी कहते हैं। मानक देशांतर भी कहते हैं। जीरो डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर कुल 180 देशांतर खींचे गए। कितने खींचे गए हैं? पूर्व की ओर 180। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर खींचे गए हैं, देशांतर रेखाएं खींची गई। इस प्रकार से कुल 360 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। कुल कितनी देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं? 360 देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना 24 घंटे का समय लगता है, और हमारी पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर कितने हैं? 360। तो 360 डिग्री देशांतर है, 24 घंटे का समय पृथ्वी को लगता है एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमने में। 24 घंटे अगर इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, 6 मतलब कि 6/24, मतलब कि एक देशांतर 4 मिनट। मतलब कि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? कुल 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर। मतलब कि पृथ्वी को 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगर हम बात करें कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो भूमध्य रेखा पर ये 0 डिग्री अक्षांश जो है
भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, लगभग 88 रेखाओं के बराबर ही 111.32 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर यह शून्य हो जाती है। ठीक है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ समय मानक से, यहाँ का जो समय है उसे मानक समय माना गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है। ये पश्चिम है और ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है और सूर्य जो है हमारे, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। तो क्या है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जैसे जैसे हम चले जाते हैं समय आगे बढ़ता चला जाता है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस समय कितना, 1 बज रहा होगा, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, क्योंकि पृथ्वी को 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर की दूरी करता है, इसलिए ये पहले से 1 घंटा आगे चल रहा है। मतलब कि पृथ्वी 1 घंटे के पश्चात इस समय पर यहाँ पहुँचेगी। ठीक है। और जैसे जैसे हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आते हैं समय घटता जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये हमारा 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर के लगभग समानांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी की ओर मोड़ा गया है, ताकि साइबेरिया को विभाजित, यहाँ पर ये क्षेत्र जो है वो साइबेरिया का क्षेत्र, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाया जा सके और साइबेरिया को, अलास्का, इस तरफ अलास्का है, इस तरफ साइबेरिया है, तो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाया जा सके और साइबेरिया को अलास्का से पृथक किया जा सके। बेरिंग सागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व की ओर मोड़ा गया है। प्रशांत महासागर में, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व की ओर मोड़ा गया है, ताकि न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप के संपूर्ण स्थलखंड को एक साथ एकत्रित करके रखा जा सके। ठीक है। इस प्रकार से यह 3 जगह अपने मार्ग पर विचलित हुई है, 1, 2 और 3 जगह से यह अपने मार्ग पर विचलित हुई है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है।
ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई। अब आते हैं स्थानीय समय क्या होता है। स्थानीय समय, स्थानीय समय क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर सूर्य की स्थिति के सापेक्ष जो समय निकाला जाता है उसे स्थानीय समय कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर सूर्य की स्थिति के सापेक्ष जो समय निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय समय। स्थान विशेष पर सूर्य के सापेक्ष जो समय निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय समय बोलते हैं। अलग अलग स्थानों के समय अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में क्या है, अरुणाचल, और सबसे पश्चिम में क्या है हमारा, गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो स्थानीय समय है उन दोनों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा में स्थित है और पूर्व में ही हमारा सूर्य उगता है। उसके पश्चात घूमते घूमते गुजरात तक पहुंचता है लगभग 2 घंटे पश्चात। ठीक है, ये हो गया स्थानीय समय। अगला आता है हमारा मानक समय क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मानक समय। मानक समय क्या होता है, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है, किसी देश के मध्य से गुजरने वाले अक्षांश को मानक देशांतर मान लिया जाता है और उस देशांतर का जो समय होता है उस देशांतर के समय को संपूर्ण देश के लिए मानक समय मान लिया जाता है। इसे हम बोलते हैं मानक समय। मानक देशांतर के समय को क्या बोलते हैं, मानक देशांतर। जैसे कि हमारे भारत देश का जो मानक देशांतर है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर निकलता है। ये हमारा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय है वो मानक देशांतर, जो विश्व का मानक देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, उससे 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे। किस प्रकार से आगे है, 82.5 डिग्री अक्षांश, 82.5 डिग्री अक्षांश मतलब कि 82 इंटू 4। 1 डिग्री अक्षांश में कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर में कितना, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 82 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होगा, 8 32 और 2 मिनट ये आधे इसका प्लस 2 कितने हुए, 330 मिनट। 330 मिनट मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट। इस प्रकार हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी देश के क्षेत्रफल बहुत अधिक बड़ा होता है। कुछ देश जो होते हैं उनका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, तो वहां पर एक से अधिक भी मानक समय होते हैं। जैसे कि रूस का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, तो रूस में कितने,
रूस में 8 मानक समय है, 8 मानक समय है। कनाडा में 6 मानक समय है। ठीक है, कनाडा में 6 मानक समय है। अमेरिका में भी 6 मानक समय है और चीन में 2 मानक समय है। अमेरिका में कितने मानक समय है? अमेरिका में भी 6 मानक समय है और चीन में 2 मानक समय है। चीन में 2 मानक समय है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने पढ़ा अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, मानक समय के बारे में, स्थानीय समय के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के संबंध में विस्तृत चर्चा की। अगले चैप्टर में हम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इस संबंध में चर्चा करेंगे। वीडियो देखते समय हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियोज निरंतर मिलते रहें, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध सीरीज के रूप में होंगे। तितर बितर ना होकर आपको सारा सिलेबस एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा, वो अभी बिल्कुल निःशुल्क। या उन लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि इस लॉकडाउन के दौरान या फिर किसी अन्य परिस्थितियों के कारण महंगे महंगे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जिनकी बहुत महंगी महंगी फीस होती हैं, लेकिन वो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो महंगे संस्थानों को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं जहाँ पर उन्हें वास्तव में होना चाहिए था। तो इस स्थिति से निजात पाने के लिए या निजात दिलाने के लिए में छोटा सा सहयोग है ये हमारे द्वारा आपके लिए, निःशुल्क है ये। केवल इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियोज से संबंधित कुछ भी आपको प्रश्न होते हैं तो उसे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।